हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सो आई वेलकम एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी एग्जाम। ये सेशन भी मैं बाइलिंगुअल रखूंगा ताकि आप सबको बीपीएससी परीक्षा जो 70th बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्या करंट टॉपिक्स हैं जहां पर क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो वी विल गो टू ऑल सच टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे पिछले सेशन में मैंने दिया के यूट्यूब चैनल में मैंने एक स्ट्रेटेजी सेशन लिया था जहां मैंने बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, खासतौर पे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है ना, बिहार सरकार की जो बजट इकोनॉमिक सर्वे है वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट बॉक्सेस होते हैं उसमें जो जो चीजें टॉपिक दिया हुआ, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो उसके आंकड़े हैं, जो डाटा है, उससे संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैंने कुछ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी बताया था, नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह, जैसे दुधवा के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज के सेशन में आज भी हम लोग कई ऐसे करंट से जुड़े हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि प्रीलिम्स परीक्षा में इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वन बाय वन विल गो टू द टॉपिक्स देयर। अभी सबसे ज्यादा चर्चा का जो विषय है न्यूज में है वो है नोबेल प्राइज है ना। नोबेल प्राइज अब अनाउंस हो चुका है 2024 का। सो इन द नोबेल प्राइज सेगमेंट 3 एरियाज, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यानी कि चिकित्सा है ना, भौतिकी और रसायन विज्ञान, ये 3 विज्ञान से जुड़े हुए पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। तो बीपीएससी परीक्षा में कई बार जीके क्वेश्चन आता है जहां पर वैज्ञानिकों के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के नाम पता होना चाहिए और किस एरिया के रिसर्च के लिए उनको सम्मानित किया गया वो पता होना चाहिए। लास्ट सेशन में मैंने, अगर आपको याद हो, अगर आप जाएंगे दिया के यूट्यूब चैनल के पहले सेशन में, मैंने वहां पर पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से साइंस टेक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अवार्ड्स, प्राइजेस हैं जो ग्लोबल लेवल पे भी है और नेशनल लेवल पे। तो मैंने पिछले सेशन में पिछले वर्ष तक 2023 तक के नोबेल प्राइज के बारे में मैंने चर्चा कर रखा है। आज मैं इस वर्ष का 2024 का नोबेल प्राइज से मैं स्टार्ट करूंगा। तो लेट स्टार्ट विथ इट वन बाय वन। तो हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला जो है चिकित्सा के संदर्भ में है ना, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2024 दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया गया जिसकी तस्वीर आप देख सकते हो यहाँ पर। पहला नाम यहाँ पर है विक्टर एम्ब्रोज और दूसरा नाम है गैरी रवकुन। ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई बार जो अवार्ड होता है वो अवार्ड बायोलॉजी से जुड़ा होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी जुड़ा होता है और बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग ऐसे जो क्षेत्र हैं उससे जुड़े होते हैं। तो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार है माइक्रो आरएनए के बारे में दिया गया। आरएनए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड कई प्रकार के होते हैं, तो माइक्रो आरएनए के लिए पुरस्कार दिया गया। तो माइक्रो आरएनए की अगर बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है जो पुरस्कार दिया गया है वो ये चीज है जो आप तस्वीर देखते हो। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, यू विल रीड इन बायोलॉजी बुक दैट कि हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कई तरह के आरएनए हैं और आरएनए का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन को बनाने में। जैसे कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ना, हमारे रक्त में जो आरबीसी होता है उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करता है और हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है ना। तो हीमोग्लोबिन हो गया। हमारे मांसपेशी में, मसल्स में मायोग्लोबिन होता है। कई प्रकार के हार्मोन जैसे इंसुलिन है ना, वो भी प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो प्रोटीन, बाल केराटिन से बना होता है, स्किन, त्वचा केराटिन से बना होता है। तो कई प्रकार के जो प्रोटीन के बनाने में आरएनए का रोल होता है। तो इस बार जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया एक प्रकार का आरएनए है, माइक्रो आरएनए। तो पहले मैं वैज्ञानिकों के नाम मैं बताया, तो ये दो वैज्ञानिक जो आप देख रहे हो आप, है ना, नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। तो पहला वैज्ञानिक का जो नाम है, इनका नाम है ठीक है, मैं नाम लिख देता हूं। पहला नाम है विक्टर एम्ब्रोज। ठीक, और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है गैरी रवकुन। ठीक है, जो इस साल का 2024 का पुरस्कार दिया गया।
ये याद करके जाना है, बीपीएससी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पुरस्कार के संदर्भ में जीके जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 वैज्ञानिक है जिनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और किस लिए दिया गया, इसका जो क्षेत्र क्या है, माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया है ना। माइक्रो आरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए ये ऐसे आरएनए, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है, मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो माइक्रो आरएनए कंट्रोल करता है मैसेंजर आरएनए को। आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, है ना, आणविक विज्ञान में आप पढ़ेंगे कि जो मैसेंजर आरएनए का रोल होता है डीएनए यानी कि जीन के इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम, जिसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए करता है। लेकिन मैसेंजर आरएनए का ये काम कौन कंट्रोल करता है, माइक्रो आरएनए करता है। तो माइक्रो आरएनए जो है, तो ये क्या करता है, जीन रेगुलेशन करता है ना। जीन जो है, डीएनए जो जीन के बने होते हैं, जिससे प्रोटीन जो बनता है ना, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, उसके कंट्रोल को यहां पे करता है। तो ये रिसर्च, ये शोध कार्य, जहां पर इन वैज्ञानिकों ने पहली बार, है ना, प्रयोगशाला में ऐसे माइक्रो आरएनए की खोज की, जिससे, है ना, मैसेंजर आरएनए के द्वारा कंट्रोल करके किसी भी डीएनए या जीन उसके प्रोटीन को बनने का कार्य होता है। यानी कि एक तरह का ये स्विच का काम करता है, ऑन और ऑफ। माइक्रो आरएनए प्रोटीन बनाने में सहायक हो सकता है या प्रोटीन नहीं बनाने में सहायक होता है। तो सबसे पहले जो इसकी खोज की गई, है ना, ये खोज की गई एक तरह का वर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसकी जो प्रथम बार जो खोज की गई, वो एक तरह का छोटा सा लैब में वर्म है, जिसका, है ना, काफी सारा बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में यूज होता है। तो इसका जो माइक्रो आरएनए की जो प्रथम जो खोज हुई जो है, सी एलिगेंस, एक तरह का वर्म होता है ना, कृमि होता है। ये रिसर्च में होता है, जिसके मस्तिष्क होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना, और इनके मसल होते हैं, मांसपेशी होते हैं। तो यहाँ पे कई बार जो हम मानव शरीर के संदर्भ में जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान कार्य करते हैं, तो वो हम इस संदर्भ में कई बार ऐसे छोटे जीवों पर हम लैब में, प्रयोगशाला में करते हैं। तो ये माइक्रो आरएनए की खोज जो है, सी एलिगेंस वर्म है। तो यहाँ पर ये जो एम आरएनए, माइक्रो आरएनए की प्रथम खोज यहाँ पर की गई। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ये भी बीपीएससी परीक्षा में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिकों के द्वारा प्रथम बार कहां देखा गया, कहां खोज किया गया, जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन जीके जो है। तो सी एलिगेंस, है ना, सी एलिगेंस नामक वर्म है, कृमि है, जिसमें पाया गया। लेकिन बाद में जब इसका और रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि केवल इस वर्म में नहीं, मतलब कई प्रकार के स्तनधारी मैमल्स, जैसे मानव क्या है, स्तनधारी है ना, मैमल है, कई प्रकार के जीवों में, है ना, पक्षियों में, स्तनधारियों में, सरीसृप रेप्टाइल्स में, उभयचर एम्फीबियंस में, कई जीवों में, कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये माइक्रो आरएनए की खोज हुई। कई माइक्रो आरएनए की खोज हुई, जो कि ये नियंत्रित करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा प्रोटीन नहीं बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मानव शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में अगर डीएनए की बात करें, तो नाइट्रोजनस बेसिस 3.2 10⁹ है, जो बोलते हैं जीनोम, ह्यूमन जीनोम। तो 10⁹ इतने नाइट्रोजनस बेसिस है। अगर हम जीन की बात करें, जिसमें जानकारी होता है, जो हमारे जो भी बनावट है, जो भी हमारी जो गुण है ना, जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके लिए जो जीन होते हैं, तो 30,000 प्लस ऐसे जीन्स मानव में पाए जाते हैं। और उसके कई जीन का क्या योगदान होता है प्रोटीन बनाने में। तो ये प्रोटीन बनाने का जो काम है, उसको कौन करता है, मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, राइबोसोम एक है जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया, उसको कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करने के पीछे जो है माइक्रो आरएनए का, यानी कि माइक्रो आरएनए एक तरह स्विच का काम करता है, ऑन और ऑफ का काम करता है। इस रिसर्च के लिए इन 2 वैज्ञानिकों को, है ना, जो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो ये याद रखना है, क्योंकि अभी करंट न्यूज में है, बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो ये चीज है जो मैंने अभी फोटोग्राफ के तौर पर दिखाया कि माइक्रो आरएनए जो होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जो कि अपनी जानकारी के थ्रू वो कंट्रोल करता है मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए से बाकी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस,
और प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो आप देख रहे हो तस्वीर। तो फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो चीज है। अब हम लोग दूसरे नोबेल पुरस्कार पे आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार है ना। लेकिन उससे पहले मैं बता mRNA, जैसे कि अब जैसे यहाँ सवाल भी उठता है, मैं भी दूसरे फिजिक्स में आऊंगा मैं, लेकिन इससे यहाँ सवाल उठता है कि जब ऐसे जो माइक्रो आरएनए है ना, इसका क्या एप्लीकेशन क्या हो सकता है ना। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बताया, तो फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री नोबेल प्राइज पे मैं आऊंगा। तो अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें, है ना, अनुप्रयोग की बात करें यहाँ पर, तो एक क्या है, रोगों के बारे में जानना, है ना। एक उद्विकास, इवोल्यूशन के अलग प्रकार के जो जीव है, तो बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है वहां भी माइक्रो आरएनए का रोल होता है। तो पहला क्या है, पहला आता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि जैविक उद्विकास, वहां पर माइक्रो आरएनए का रोल है कि किस प्रकार से एक जीव से दूसरे जीव हजारों अरबों वर्षों के उद्विकास इवोल्यूशन प्रोसेस में, है ना, वहां माइक्रो आरएनए का कई प्रकार के जीवों में अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाने में जो उसका योगदान है उस कॉन्टेक्स्ट में होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। ठीक है, दूसरा जो है रोगों के बारे में अध्ययन करना, डिजीजेस के बारे में, कई प्रकार के जो रोग, मानव रोग होते हैं, और कई बार ऐसे रोग होते हैं जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। कई रोग होते हैं इम्यून सिस्टम, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिससे हम किसी प्रकार के हानिकारक जो बैक्टीरिया या जो रोगाणु होते हैं या कोई वायरस, उससे हमारा शरीर लड़ता है, WBC लड़ता है। तो वैसे जो डिजीज वगैरह है उसके मैकेनिज्म में वहां भी माइक्रो आरएनए का रोल होता है। और तीसरा आता है वैक्सीन बनाने में, है ना, जो वैक्सीन होते हैं, टीका जो होते हैं, जो जैसे कि कोरोना के टाइम में कोविड-19 वैक्सीन वगैरह बनाया गया था, तो कई तरह के जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उसमें भी माइक्रो आरएनए रिसर्च का काम आता है। अब इसी संदर्भ में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ। लास्ट ईयर नोबेल पुरस्कार दिया गया था mRNA वैक्सीन के लिए, है ना, mRNA वैक्सीन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये बहुत एडवांस्ड टीका होता है, बहुत एडवांस्ड वैक्सीन होता है। ये ऐसा वैक्सीन होता है कि अगर हम इसको शरीर में लें, इस वैक्सीन को, तो इस वैक्सीन को लेने के बाद, है ना, ये क्या होता है कि जो mRNA है ये हमारे कोशिका में जाके उस वायरस का प्रोटीन बनाता है जिसके अगेंस्ट हम प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज वी वांट टू प्रोड्यूस इन द बॉडी, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीजेंस होते हैं उसको बनाते हैं। मैं समझाता हूं, सामान्य भाषा में यह है कि मान लीजिए कोरोना वायरस की जो असली कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाए, जिससे हमें रोग होगा, कोविड-19 या जो कोरोना वायरस जो है, अगर हमें उससे लड़ना है ना, उसके लिए क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए। तो अब तरीका क्या है कि जब हम ऐसे वैक्सीन को लेते हैं, है ना, mRNA वैक्सीन, तो ये mRNA वैक्सीन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जब जाने के बाद mRNA वैसे एंटीजन को बनाता है, यानी कि प्रोटीन्स को बनाता है जो कि कोरोना वायरस के ऊपर होते हैं। ठीक है, यानी कि वायरस के प्रोटीन को बना रहा है, उससे हमें रोग नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, हमारा WBC, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारा जो जिसे इम्यूनिटी होता है, उस वायरस के प्रोटीन को, है ना, रिकॉग्नाइज करके एंटीबॉडी बना सकता है। तो यानी कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगा। तो जब वास्तविक तौर पे कोरोना का शरीर में आना होता है, जब कोरोना वायरस एंटर करता है, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उस कोरोना वायरस के ऊपर जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स है उस पर अटैच करके कोरोना वायरस को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ये इसका मैकेनिज्म होता है। तो जो ऐसे वैक्सीन जो बनाया गया कोविड के टाइम में, mRNA वैक्सीन, उसमें एक कंपनी का नाम आता है मॉडर्ना, अमेरिकी कंपनी है मॉडर्ना, जिसने mRNA वैक्सीन बनाया। बहुत हाई लेवल एडवांस वैक्सीन होता है। यानी mRNA वैक्सीन के रिसर्च में या उसको तैयार करने में भी इस साल का नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, यानी कि माइक्रो आरएनए का रोल जो है वहां लिंक करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पिछले बार किस पे नोबेल पुरस्कार दिया गया, mRNA वैक्सीन पे, लेकिन इस साल किस पे नोबेल पुरस्कार मिल रहा है चिकित्सा में, माइक्रो आरएनए पे। तो माइक्रो आरएनए का भी रोल किस पे होता है, मैसेंजर आरएनए को कंट्रोल करने में, ताकि वो प्रोटीन बन सके, एंटीजन बन सके। तो यानी कहने का मतलब है कि इस साल का नोबेल पुरस्कार भी पिछले साल के नोबेल पुरस्कार से जुड़ा हुआ है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बीपीएससी क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसको याद रखना है।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले प्राइज पे आते हैं, जो अभी आप देख रहे हो तस्वीर, है ना, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, भौतिकी में भी 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके नाम इस तरह है, जॉन हॉपफील्ड और दूसरा है जॉफ्री ई हिंटन, जॉफ्री हिंटन एंड जॉन हॉपफील्ड, यहाँ जो नाम है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, जॉन हॉपफील्ड और जो है, तो इस साल का जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है ना, ये जो है 2 वैज्ञानिक है, इसके पहले नाम है जॉन हॉपफील्ड, और ये काफी अभी सोशल मीडिया में काफी न्यूज में रहा है। और दूसरा वैज्ञानिक का नाम है जो द हिंटन, जॉफ्रे हिंटन। जो जॉफ्रे हिंटन है, इनको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है। इसको गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का गॉड फादर कहा जाता है, जिनको इस साल नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स के फील्ड में दिया गया, एआई। और आज एआई हमारे जीवन का पार्ट बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम आज डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। तो एआई सिस्टम जो आज हम यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज उसका मेडिकल साइंस में, है ना, गवर्नेंस में, लॉ एंड ऑर्डर में, बिजनेस और इकोनॉमी में, कई जगहों पे एआई का जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव यूज होने वाला है, और कहा जा रहा है कि भविष्य में काफी यूज होंगे। तो ये जो आज एआई सिस्टम है, जो हम मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी डिवाइस होते हैं, जैसे रोबोट्स में, जैसे एआई का रोबोट की बात किया जाए, सोफिया, सोफिया ऐसी ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि एआई पे काम करती है, जिसको यूएई का सिटीजनशिप दिया गया, हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग की कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे जो सिस्टम्स हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई भी मशीन हो, या कोई रोबोट हो, या कोई ऐसा ह्यूमन जैसे रोबोट हो, उसमें एआई सिस्टम जो काम कर रहा है, तो इसको उसके पीछे जो एल्गोरिदम, यानी जो सॉफ्टवेयर होता है, जो काम होता है, उसको डेवलप करने का काम ये 2 वैज्ञानिकों ने किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्ड किए गए, है ना। तो जॉफ्रे हिंटन को गॉड फादर ऑफ एआई कहा जाता है, ठीक है। और जॉन हॉपफील्ड तो कौन सा फील्ड के लिए है, जो आपको पता है, मशीन लर्निंग, एमएल कहते हैं, मशीन लर्निंग, जो एआई का कोर होता है, किस प्रकार मशीन जो है सीखता है, जिस तरह से मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हमारे जिस तरह काम करता है, हम कोई भी चीज को सीखते हैं, समझते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये आज कोई भी मशीन या सिस्टम कर रहा है। तो उसका जो सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम है, उसके डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग हियर? नेक्स्ट थिंग कम्स हियर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखना है, बीपीएससी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जिस तरह हमारा ब्रेन क्या है, बायो में जब पढ़ते हैं ह्यूमन सिस्टम में, तो ब्रेन का क्या है, हमारा मस्तिष्क क्या है, न्यूरॉन से बना हुआ है, नर्व और न्यूरॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन से बना हुआ है। तो अनगिनत जो न्यूरॉन्स है आपस में जुड़े होते हैं, और कोई भी जानकारी हमारे शरीर से, कोई चाहे हाथ हो या पाँव हो या कोई भी पार्ट हो, चाहे वो वॉलंटरी या इनवॉलंटरी पार्ट हो, वो सब कुछ ब्रेन में जाकर प्रोसेस होता है। ब्रेन हमारे कंप्यूटर का काम करता है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूरॉन्स है। यही तर्ज पे, यही मॉडल पे इन वैज्ञानिकों ने ऐसे एल्गोरिदम यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, जो कि मानव मस्तिष्क को मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि एआई सिस्टम का पार्ट होता है। लैंग्वेज जैसे बोलते हैं, लैंग्वेज मॉडल, जिस प्रकार हम भाषा सीखते हैं, वैसे मशीन भी सीखता है लैंग्वेज, वॉइस, स्पीच टू टेक्स्ट, है ना, टेक्स्ट टू वॉइस आज हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे गूगल असिस्टेंट, है ना, सीरी, एप्पल के सिस्टम में क्या होता है, सीरी होते हैं, ठीक है। अगर आप आजकल जनरेटिव एआई की बात हो रही है, जैसे उसमें बात हो चैट जीपीटी, ये तमाम चीजें जो इसको डेवलप करने के पीछे जो 30-40 साल का जो मेहनत है इन वैज्ञानिकों का, जिसके लिए इनको इस बार फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर, तो ये एआई सिस्टम है ना, एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एआई सिस्टम के लिए इनको
और जो उसके एल्गोरिदम्स है उसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसके लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, और आज इसका कई सारे उपयोग होंगे, है ना। अब जैसे ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये न्यूरॉन है, हमारा ब्रेन या नर्वस सिस्टम में तंत्रिका तंत्र जो होता है, मानव मस्तिष्क में ऐसे न्यूरॉन होते हैं, जहाँ जहाँ उसके सेल होते हैं, डेंड्राइट्स होता है, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है, और क्या होता है, जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचता है। उसी तर्ज पे, उसी तरह ये इन्होंने सिस्टम को बनाया है कि जहां पर अलग अलग इंफॉर्मेशन जाके प्रोसेस होके उसका आउटपुट आता है। ये एक तरह का एडवांस्ड कंप्यूटर साइंस है ना। कंप्यूटर साइंस का यूज होना, मैथमेटिक्स का यूज होना, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके मशीन लर्निंग को डेवलप करना, वो चीज किया गया। ठीक है, जो इस डायग्राम में आपको देखने को मिलता है। और जो मैंने बताया मशीन लर्निंग, तो अगर देखा जाए एआई जो है, एआई अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। एआई के भीतर क्या आता है, मशीन लर्निंग आता है ना। मशीन लर्निंग पे एआई काम करता है, जो कि मशीन को ट्रेन किया जाता है। क्या किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है डेटा को। जैसे आपको पता है, यू नो वेरी वेल अबाउट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आपको पता है, ठीक है। चैट जीपीटी में उसमें मतलब मिलियंस ऑफ डेटा फीड किया गया, उसको ट्रेन किया गया। तो जब आप सर्च करते हो तो चैट जीपीटी अपने डेटाबेस से जिसकी उसको ट्रेनिंग दी गई है, जैसे मानव मस्तिष्क को हम ट्रेन करते हैं, वो सर्च करके करके आपको इंफॉर्मेशन देता है। वैसे गूगल बार्ड, तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग कैसे काम करता है ना, डेटा ट्रेनिंग कैसे होता है, तो वो चीज पे इनको रिसर्च पे प्राइज दिया गया। तो ये मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग का पार्ट होता है डीप लर्निंग, है ना। उसका डीप लर्निंग उसका पार्ट होता है। यानी कि डीप लर्निंग क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं रेलेवेंट है। तो वहां पर आता है एल्गोरिथम दैट परमिट सॉफ्टवेयर टू ट्रेन इटसेल्फ टू परफॉर्म स्पीच, इमेज, इवन इमेज का, फोटोग्राफ को। अब जैसे चैट जीपीटी में इमेज को भी वो रिकॉग्नाइज कर सकता है जैसे टेक्स्ट का होता है, तो वो चीज वहां पर है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम इसको देखें तो एआई अपने आप में, है ना, एक विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है, मशीन लर्निंग, एमएल है, जो कि सिस्टम को प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और मशीन लर्निंग के किस पे काम करता है, डीएल पे, डीप लर्निंग बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीप लर्निंग, जहां पर इमेज, टेक्स्ट, बाकी सारी चीजें ट्रेनिंग की जाती है, लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। तो ये ऐसे जो एल्गोरिदम है, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, और आज एआई जो चीजें हैं काफी इवॉल्व हो गया। आज हम 21वीं सदी में एआई की जो हम बात कर रहे हैं और एआई जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजों की आज से 30 साल पहले शुरुआत हुई थी, है ना। ऐसे मॉडल को डेवलप किया जा रहा था, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था। अब जाके 2024 में नोबेल कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया, इन दो वैज्ञानिकों का योगदान जो है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज जो है क्या। अब मैं अगले प्राइस पे आता हूं मैं। तो ओपन एआई, जैसे चैट जीपीटी आपको पता है, जैसे यहाँ पर ना चैट जीपीटी का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ओपन एआई कंपनी के द्वारा बनाया गया। और आज जैसे मैंने बताया कि एआई का एप्लीकेशन बहुत जगह पे है। हम इमेज स्पीच रिकॉग्निशन कर सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस, किसी भी रोग का पता लगाने में एआई का उपयोग हो सकता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हो सकता है ना, फिर लर्निंग टाइप की चीजें हो सकता है। कई चीजों को हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मानसून को प्रिडिक्ट करना, कोई भी साइक्लोन को प्रिडिक्ट करना, वहां पे एआई सिस्टम हेल्प कर सकता है। किसी प्रकार के क्राइम को डिटेक्ट करना या उसके प्रिडिक्शन में एआई का काम हो सकता है ना। तो एआई के कई यूज है, कई एप्लीकेशन है, राइट। तो उसके लिए वहां पर ये चीज आता है। अब मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 इस वर्ष का, अब ये भी बीपीएससी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां क्वेश्चन आ सकता है। 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में दिया गया। इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री 3 नोबेल प्राइजेस हैव बीन गिवन टू 3 साइंटिस्ट। अब ये प्राइज को 2 भाग में बांटा गया, 2 हाफ, हाफ एंड हाफ। हाफ प्राइज एक वैज्ञानिक को मिला है, ठीक है, जिनको आप फोटोग्राफ आप देख सकते हो, इनका नाम है डेविड बेकर। तो डेविड बेकर को हाफ प्राइज दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, हाफ प्राइज उनको मिला है। और बाकी जो हाफ प्राइज है उसको भी 2 भाग में बांटा गया, 1/4 1/4, मतलब हाफ प्राइज भी हाफ हाफ किया गया। तो जो हाफ प्राइज दिया गया है
ये दो वैज्ञानिकों को दिया गया, 1/4 और ये दोनों वैज्ञानिक है गूगल कंपनी की एक ब्रांच है, एक डिवीजन है, डीप माइंड बोलते हैं। क्या नाम है? डीप माइंड। तो उसका सीईओ को और उसका सीनियर जो साइंटिस्ट है उनको मिला है। ये दो वैज्ञानिक, ये जो है, पहला डेमिस हैसाबिस, ये गूगल डीप माइंड यूनाइटेड किंगडम के सीईओ है। और दूसरा जो वैज्ञानिक है जॉन जंपर, है ना, जॉन एम जंपर, ये गूगल डीप माइंड कंपनी के यूके का जो है सीनियर साइंटिस्ट है। ठीक है। तो इन तीन वैज्ञानिकों को इस साल जो पुरस्कार दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया वो है प्रोटीन डिजाइन, प्रोटीन के फील्ड में मिला है। अगर हम पिछले 100 वर्षों का नोबेल पुरस्कार के हम इतिहास को देखें तो प्रोटीन्स पे कई तरह के रिसर्च हुए और कई नई प्रोटीन के संरचना, स्ट्रक्चर और कई प्रकार के उसके खोज के लिए, स्टडी के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जैसे इंसुलिन, हार्मोन इंसुलिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो प्रोटीन को डिजाइन करना लैब में, नए प्रोटीन को डिजाइन करना। एक प्रोटीन क्या होता है जो मानव शरीर में पाए जाते हैं प्रोटीन, और एक प्रोटीन क्या होता है जो कि अन्य जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। लेकिन एक होता है कि कृत्रिम, आर्टिफिशियल प्रोटीन को डिजाइन करना, जो एक तरह की दवा का काम कर सकता है या किसी भी रोग के इलाज का काम कर सकता है ना, उपचार का काम कर सकता है। तो उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए नए प्रोटीन को डिजाइन करने में डेविड बेकर ने लैब में काम किया। एक तरह का उन्होंने आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरह के प्रोटीन संरचनाओं को लैब में बनाया। तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया केमिस्ट्री में, है ना, केमिकल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यू डिजाइन ऑफ प्रोटीन्स, ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और जो बाकी जो हाफ प्राइज है गूगल डीप माइंड कंपनी के दो जो वैज्ञानिक है जो इनको दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर के लिए दिया गया। क्या दिया गया? सॉफ्टवेयर। इन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है जिससे हम कोई भी प्रोटीन की संरचना कंप्यूटर में डेवलप कर सकते हैं। अल्फा फोल्ड 2 बोलते हैं, यानी कि एआई का यूज किया गया। अब देखो केमिस्ट्री प्राइज भी फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, एआई का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या किया जाता है कि अगर हमें प्रोटीन की संरचना किससे बनी होती है, अमीनो एसिड से बनी होती है, अमीनो अम्ल से बनी होती है। तो अगर हमें अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड की जानकारी मिल जाए किसी भी प्रोटीन का, तो इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया है एआई की मदद से, जिसको बोलते हैं अल्फा फोल्ड ऐप है। अगर हम उसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस डाल दें तो वो जो सॉफ्टवेयर है उस प्रोटीन के डिजाइन को दिखा सकता है कि प्रोटीन का 3 डायमेंशनल, 3 आयामी डिजाइन कैसा है वो दिखा सकता है। तो इसके लिए इनको, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। यानी कि ये कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन है, एआई का एप्लीकेशन है जो इन्होंने एप्लीकेशन डेवलप किया, जिससे हजारों हजारों की प्रोटीन, जो भी वैज्ञानिक पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड में जो भी वो रिसर्च करते हैं, जो भी नई प्रोटीन खोजते हैं, लैब में जब उसका सीक्वेंसिंग करते हैं, क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग, अमीनो एसिड का पता लगाते हैं उसका सीक्वेंस क्या है, तो उनका काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? उनको सिंपली वो अमीनो एसिड सीक्वेंस को इनके बनाए गए अल्फा फोल्ड 2 जो सॉफ्टवेयर है ऐप में डालना है, और ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में उस प्रोटीन का डिजाइन को दिखा सकता है जो कि हाईली एक्यूरेट है, और साथ साथ में ये भी बता सकता है वैज्ञानिकों को कि ये प्रोटीन जो है किस प्रकार के जीव से मिलता जुलता है, व्हाट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज सिमिलर और डिसिमिलर, वो जानकारी दे सकता है। राइट। तो ये बहुत बड़ी खोज है, ये बहुत बड़ा इन्होंने आविष्कार किया है, ये चीज अल्फा फोल्ड 2। यानी कि अगर प्रोटीन के हम अमीनो अम्ल की संरचना, if we get to know the sequence of amino acids and we put into this software, अगर हम इस सॉफ्टवेयर में डाल दें तो ये सॉफ्टवेयर, ये ग्राफिक है ना, ये डिजाइन डेवलप करेगा। यानी कि वैज्ञानिक को बाकी जो आज लैब में जो टेक्निक यूज करना पड़ता है, जो तरीके यूज करना है, जहां महीनों लगते हैं, क्या लगते हैं? महीनों लगते हैं किसी प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हीमोग्लोबिन या कोई भी प्रोटीन हो, जीव जगत में हजारों तरह के प्रोटीन है। तो जब वो कोई नए प्रोटीन को करके उसको स्ट्रक्चर डेवलप करने में जो कन्वेंशनल मेथड्स लगते हैं वो महीनों लगते हैं, लेकिन ये आज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन कर सकता है जो कि इसका ग्राफिक बना कर दे सकता है। तो इससे साइंटिफिक रिसर्च और आसान हो जाता है, राइट, दैट रियली गाइड द साइंटिफिक रिसर्च
of scientist who is interested to know what type of structure of a protein is there if they have done the sequencing of amino acids. So that really helped them to decipher, to get to know what really the structure will be looking like. And the computer system, this AlphaFold 2, can generate in minutes, and they can get a very good insight into the type of protein, the functions of protein. ये जो इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी काम इन्होंने किया है कि जिससे ये वैज्ञानिकों को आसानी से पता चल सकता है कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या संरचना है प्रोटीन का, और वो किससे मिलता जुलता है, और वो शोध कार्य, अनुसंधान कार्य को है ना एक सही दिशा दे सकता है। जो काम महीनों लगते हैं वो मिनटों में ये एप्लीकेशन कर सकता है। गूगल कंपनी का डीप माइंड एप्लीकेशन एआई बेस्ड है, तो इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना, उसके लिए नोबेल प्राइज बायोलॉजी के थ्रू में, ब्रेक थ्रू में मिला है। ये चीज है जो डिजाइन होके आ जाते हैं, जो फोल्ड होते हैं प्रोटीन के, जो फोल्ड होते हैं, और किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं। बायोलॉजी बुक में पढ़ेंगे 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, बट सम बायोलॉजी बुक विल गिव यू 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, बट एवरेज जो 20 का होता है। अगर हमें पता चल जाए कि क्या उसका है ना सीक्वेंस है, कैसे वो अरेंज हुआ है, तो वी विल बी एबल टू डिसाइफर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, हमें ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो मैंने अभी समझाया है ना, और बीपीएससी परीक्षा में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, राइट, ये जो है इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ऐसे जो भी प्राइजेस हैं आपको बीपीएससी के आने वाली परीक्षा के लिए पूरा पढ़ के जाना है, याद करके जाना है, सारे डायमेंशन पता होना चाहिए। तो जो मैंने वैज्ञानिक नाम है, तो हाफ प्राइज जो है, हाफ प्राइज जो है टू किसको दिया गया है? डेविड बेकर, अमेरिकी वैज्ञानिक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। ठीक है, डेविड बेकर है। किसके लिए? यहां पर प्रोटीन डिजाइन, जो प्रोटीन्स के डिजाइन होते हैं लैब में, इन्होंने लैब में किया, जो केमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री, डिजाइनिंग न्यू प्रोटीन्स, नए प्रोटीन को डिजाइन करना, जो कि दवा खोज में, ड्रग डिस्कवरी प्रोग्राम में, वैक्सीन की खोज में, वहां पर इसका योगदान है। ठीक है, नैनो मेडिसिन, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो वहां इसका योगदान है। ठीक है, और अदर हाफ जो है, बाकी जो हाफ है, राइट, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, है ना। अब यहां 2 वैज्ञानिकों का नाम आ रहा है ना। पहला नाम क्या है जो आपने यहां देखा, ये नाम डेमिस हेसाबिस, और जो दूसरा वैज्ञानिक है इनका नाम है जॉन एम जंपर, जॉन एम जंपर। और ये दोनों के दोनों वैज्ञानिक किससे काम, कौन से कंपनी जुड़े हुए हैं? तो गूगल की जो कंपनी है डीप माइंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वहां से है ना, ये चीज वहां पर है। तो हाफ प्राइज इनको मिला, और ये 1/4 इनको दिया गया। ठीक है, और इनको क्यों मिला है? इनको मिला है किसके लिए मिला है? यहां पर जो है ये एआई एप्लीकेशन, एआई टूल, क्या नाम है टूल का? अल्फाफोल्ड। जिससे हम अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता हो, कोई भी प्रोटीन किससे बना होता है? पेप्टाइड से बना होता है, और पेप्टाइड किससे बना? तो अमीनो एसिड से बना होता है। अगर हमें अमीनो एसिड सीक्वेंस मिल जाए तो हम उससे प्रोटीन की संरचना जो है कंप्यूटर में डेवलप कर सकते हैं, है ना, उसके तो प्रोटीन डिजाइन हमें मिल सकता है। तो वो चीज है। तो इसका क्या बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर इस चीज के लिए है। ये जो इस बार का जो नोबेल प्राइज है, इसका सबसे बड़ा जो रोल है ना, क्या इसका है? प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना होता है, डिजाइन, उसको डिजाइन करना और उसकी प्रिडिक्शन करना, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन हम पता लगा सकते हैं कि कैसे उसका डिजाइन हो सकता है। एक होता है लैब में नए प्रोटीन्स को बनाना, और एक होता है अमीनो एसिड पता है तो आपको नए प्रोटीन के डिजाइन, जो स्ट्रक्चर है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, उसका अनुमान लगा सकते हो। अल्फा फोल्ड
जो ऐप है जो गूगल डीप माइंड कंपनी बनाई उसके थ्रू हो सकता है, तो उसके लिए नोबेल प्राइज दिया हुआ है। तो एक तरह का एआई का एप्लीकेशन है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना, वैज्ञानिकों का नाम पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में वो पता होना चाहिए, वो कहीं पर किसी भी तरह से बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आप समझ पा रहे हो। ठीक है, ये चीज जो मैंने भी समझाया यहाँ पर, ये अल्फाफोल्ड 2 जो है एआई ब्रेक थ्रू इन बायोलॉजी है ना, या जो एआई ब्रेक थ्रू इन बायोलॉजी है यहाँ पर चीज। ठीक है, फिर आप ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो मैंने अभी तक क्या किया है, अभी तक मैंने आपका यहाँ जो नोबेल प्राइज है, ये तीनों नोबेल प्राइज के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये केवल बीपीएससी परीक्षा नहीं, यूपीएससी परीक्षा में भी आ सकता है, कई कई एग्जाम है उसमें आ सकता है ना, मेनी एग्जाम्स कैन आस्क द क्वेश्चन। और दिया के यूट्यूब चैनल में भी मैंने अलग से ऐसे वीडियोस करे हैं जो कि आपको दिया के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे अवेलेबल है वहां पर। तो जो लोग अभी जुड़े हुए हैं है ना, जो अभी ये लाइव क्लास देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, तो उनको ये चीज पता है वहां पर। ठीक है, और आजकल न्यूज़पेपर से लेकर मैगजीन से लेकर जितने भी करंट अफेयर मैगजीन है सब जगह इसका कवरेज होगा, राइट, इससे कवरेज वगैरह सारे होंगे। तो ये चीज वहां पर है। तो अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी परीक्षा में आ सकता है, वो ये चीज है क्रिस्पर कैस9 है ना। क्रिस्पर कैस9 जीनोम एडिटिंग टूल है, इसकी पहली बार खोज बैक्टीरिया में की गई और इस पे भी नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में मिल चुका है पहले, क्रिस्पर कैस9 में। तो क्रिस्पर कैस9 का जो है, तो अगला यहाँ पर क्या चीज समझना है आपको, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है। तो करंट अफेयर्स में कई बार ये क्रिस्पर कैस9 जो है ये चर्चा का विषय रहता है। ठीक है, यहां पर इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है क्रिस्पर कैस9। और इस पे भी नोबेल पुरस्कार पहले मिल चुका है, अगर पिछले साल के नोबेल प्राइज वगैरह देखें तो उसमें हमको क्रिस्पर कैस9 का वहां पर है। तो क्रिस्पर कैस9 का जो है सबसे बड़ा रोल ये है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में यहाँ क्या है, जीन एडिटिंग टूल है, हम एडिटिंग कर सकते हैं है ना, जीन एडिटिंग टूल है ये। किसी प्रकार का जीन जो संरचना है, इसमें जो क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड, ये अंग्रेजी शब्द है, मैं इसको फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, और इसे लिख दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कई बार मैंने देखा है कि कई बार एग्जाम में क्रिस्पर का फुल फॉर्म पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, तो मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूं, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड राइट शॉर्ट पैलिंड्रोमिक, ये याद करके जाना है नाम इसका जो है, पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, CRISPR क्रिस्पर है ना। और जो कैस9 है, कैस जो वर्ड है 9, इसका फुल फॉर्म है क्रिस्पर सी, और AS जो है एसोसिएटेड, एस हो गया एसोसिएटेड, और 9 उसका नंबर दिया गया एसोसिएटेड, ये एंजाइम है, न्यूक्लियस से एंजाइम होता है। क्या होता है एंजाइम, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है ना, एक तरह उत्प्रेरक का काम करता है, जो कि किसी भी तरह का रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शन में कई तरह का एंजाइम्स का रोल होता है, और एंजाइम्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है, क्या कट करता है, जीन किससे बना होता है, डीएनए, उसको कट करता है। तो यहाँ पर कैस9 जो है 9 इसका नंबर दिया गया। तो क्या है क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर कैस9 में एक तरह का गाइडेड आरएनए होता है, आरएनए मॉलिक्यूल जो गाइड करता है, और वहां पर कैस9 एंजाइम जाकर एक तरह का मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, जो जीन को कट करता है ना, एडिटिंग का काम करता है। तो यानी कैस9 जो है ये एक तरह का कैंची का काम करता है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, जो काटने का काम करता है, डीएनए को कट करता है ना। और कहां पे कट करना है, यानी कि डीएनए जहां पर इंफॉर्मेशन है कहां कट करना है, उसके लिए गाइड कौन करता है, एक तरह का आरएनए करता है, यहां पर जो है इसको गाइड करता है ना,
इसको गाइड करने का काम करता है। यहाँ गाइड आरएनए होते हैं, यानी कि गाइड आरएनए क्या करता है, ये बतलाता है कि इस जगह पे जाके काटना है। फिर वो एंजाइम, कौन सा एंजाइम, Cas9 एंजाइम, वहां जाता है और कट करता है और फिर उसको ज्वाइन कर देता है। यही एडिटिंग का मतलब यही है कि जहां हम जीन या डीएनए को हम एडिट कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट आप देखते हो, ये चीज जो है, अगर आप ये फोटोग्राफ को ध्यान से देखें, ये डीएनए, इसको काटना है, तो ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है, तो पहले इसको गाइड किया जाता है कि कहां पर जाना है, ये गाइड कर रहा है कि कहां पर कट करना है, और फिर ये जो एंजाइम जाके उस जगह पे कैंची की तरह, सीजर की तरह कट कर देता है और फिर ज्वाइन कर देता है। तो यानी जो डीएनए जो है उसको काटने और ज्वाइन करने का काम, जो एडिटिंग का काम जो होता है, ये काम ये CRISPR-Cas9 कर रहा है। तो पहला क्या होना चाहिए पता, इसका फुल फॉर्म क्या है, जहां बीपीएससी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म पे, और दूसरा क्या है कि इस पे भी पुरस्कार मिल चुका है, और तीसरा क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हो सकता है वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। और जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर, है ना, मैंने आपको ये चीज बताया था कि अब बीपीएससी परीक्षा भी इस बार का जो साइंस टेक क्वेश्चन होगा, मैंने पिछली बार बताया था 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होंगे, और वो सब करंट से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा। और अब लेवल थोड़ा हाई जाने वाला है, जहां क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के पूछे जाएंगे, तो वो यूपीएससी पैटर्न के तर्ज पे क्वेश्चन आएगा। तो जो लोग इस बार बीपीएससी परीक्षा देने वाले हैं, जो दिया के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी कहूंगा कि ये सब करंट के एस्पेक्ट, जो भी चीजें चर्चा करा है उसको तैयार करके जाना है, और उसके जो जो थोड़े जो कॉन्सेप्ट उसको जान के जाना है, क्योंकि कई बार बच्चों को क्या है, साइंस से डर लगता है, तो उसको डरना नहीं है, और ये मुमकिन है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला मैंने बताया कि फुल फॉर्म। अब इसका जो एप्लीकेशन है, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, है ना, CRISPR का जो एप्लीकेशन है, अगर मान लीजिए कि उस पर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, तो मैं इसके एप्लीकेशंस पे आता हूं। जैसे कि पहला एप्लीकेशन है, कोई भी जीनोम, यानी कोई भी जीव हो, है ना, चाहे मानव जीनोम हो या बैक्टीरिया का जीनोम हो या किसी फसल, क्रॉप, प्लांट या किसी भी जीव जंतु का हो, उसके जीन को, डीएनए को कहीं भी कट कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो इससे जीनोम एडिटिंग का टूल का काम यहां पर है। तो दूसरा क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है आजकल ऐसे फसल बनाए जा रहे हैं ना, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बीटी क्रॉप्स, है ना, बैसिलस thuringiensis, बैक्टीरिया का जीन लेके पौधे में डाला गया, कॉटन में, कपास में, बैंगन में, मस्टर्ड में, जो भी है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जीन से बनता है ऐसा प्रोटीन जो कि कीटाणुओं को खत्म कर देता है, वर्म या पेस्ट को खत्म कर देता है। तो ये तो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे से लैब में बनाए जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च और लैब में बनाए जाते हैं, है ना, जीएम क्रॉप कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं, अनुवांशिक परिवर्तित फसल कहा जाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है। क्या यूज होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज होता है ना। लेकिन अब CRISPR-Cas9 आने के बाद हम CRISPR-Cas9 से भी हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक होता है जो पारंपरिक तौर पे लैब में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा, है ना, ऐसे फसलों को, ऐसे जीवों को बनाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जीएम, या कोई पौधा हो, या कोई भी जानवर हो, प्राणी हो, राइट, जीएम बैक्टीरिया, जीएम माइक्रोऑर्गेनिज्म, जीएम प्लांट, जीएम एनिमल्स, whatever we modify using genetic engineering tools, that's the traditional method in biotechnology, right? लेकिन अब क्या हो गया, एक क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी मेथड आया जो उसको कहते हैं CRISPR-Cas9। ये भी एडिटिंग कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो हम नाना प्रकार के, कई प्रकार के ऐसे चीजों को बना सकते हैं जिससे हमें खेती में, कृषि में, स्वास्थ्य में, कहीं पर भी हम इंडस्ट्री में, उद्योग में उपयोग कर सकते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, वहां CRISPR-Cas9 का काम आएगा। तो यहां पर जो है बीटी क्रॉप्स हो गया, या जीएम क्रॉप्स हो गया, या जीएम एनिमल्स हो गया, ऐसे चीजें जो बनाना चाहे, या हम जीएम बैक्टीरिया बनाना चाहें, मान लीजिए ऑयल स्पिल, है ना, उसको हमें ट्रीट करना है, कच्चा तेल का रिसाव जो होता है, वहां करने के लिए ऐसे बैक्टीरिया, जीएम बैक्टीरिया हो गए, तो हम CRISPR-Cas9 से तैयार कर सकते हैं, है ना।
हाई यील्ड वैरायटी, हाइब्रिड टाइप ऑफ जो बनाता है, हाई यील्ड चाहिए, ऐसे पशु, कैटल, गाय मवेशी जो है वो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके कई प्रकार के यूज हो सकते हैं। फिर यहाँ क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जीन थेरापी, कई तरह के मानव शरीर में जो रोग होते हैं, है ना, जो रोग होते हैं उसका कारण क्या होता है, डिफेक्टिव जीन होता है, कि जो जीन होते हैं वो खराब हो जाता है। जैसे कि हीमोफीलिया, क्या होता है हीमोफीलिया, वहां पर जो ब्लड होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है ना, तो उसके कारण क्या, कुछ ऐसे जो क्लोटिंग फैक्टर या प्रोटीन होते नहीं होते, यानी उसका जो जीन है वो नहीं है, ये डिफेक्टिव है, खराब हो चुका है। और कई बार आनुवंशिक रोग क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर माता पिता से आता है ना, फैमिली ट्री जो होते हैं ना, फैमिली से आता है। जैसे हीमोफीलिया कहाँ कॉमन है, रॉयल ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल फैमिली है, उनमें जो राजा और प्रिंस वगैरह जो है, प्रिंस चार्ल्स वगैरह जो आप जानते हो, वहां पर वो बहुत फैला हुआ है, क्योंकि उनका फैमिली हिस्ट्री में वहां पर है। सिकल सेल एनीमिया, जहां आरबीसी होता है हसली जैसा हो जाता है, सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर है। कई बार बच्चों में थैलीसीमिया, प्रॉपर ब्लड नहीं बन पाता, आरबीसी नहीं बन पाता है, उन्हें ब्लड लेना पड़ता है। तो ऐसे जो रोग है, हम इसका उपचार, उसका इलाज किसके द्वारा कर सकते हैं, जीन थेरेपी। तो जहां में जीन को मॉडिफाई करना हो, है ना, जीन को चेंज करना हो, तो हम क्या उपयोग कर सकते हैं, क्रिस्पर कैस9। किसका यूज हो सकता है, क्रिस्पर कैस9, ठीक है। फिर यहां पर आता है, किसी तरह का अगर हमें कैंसर का इलाज करना, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का उपचार, कई तरह का कैंसर जो है, ब्लड कैंसर या कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जीन डिफेक्टिव हो जाता है, हमारा जीन का रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, हमारा डीएनए या जीन, है ना, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और कई बार आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन, अंग्रेजी शब्द, क्या इसका मतलब है, जो हमारा आनुवंशिक जीन जो है ना, वो क्या है, परिवर्तित हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, कोशिकाएं तीव्र गति से विभाजित करती है, इट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, प्रोलिफरेट, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, एंड दैट गिव राइज टू ट्यूमर एंड कैंसर, जैसे ट्यूमर और कैंसर होता है ना। तो ये चीज जो है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे जो जीन है, ऐसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो म्यूटेट हो चुका है, हम उसको कट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, किसके द्वारा, क्रिस्पर कैस9, है ना। तो मानव रोग के इलाज में इसका बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तो क्रिस्पर कैस9 इसीलिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, और वहां बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे बायोटेक्नोलॉजी एरिया जो चर्चा का विषय रहा है, उसमें 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए, है ना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए। तो ये चीज वहां पर है जो मैंने अभी को समझाया। अगला मैं चलता हूं, क्वांटम डॉट्स, इस पे भी पहले नोबेल प्राइज मिल चुका है, क्वांटम डॉट्स, और आज क्वांटम डॉट्स को हम यूज कर रहे हैं, क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन हो रहा है। क्वांटम डॉट्स का जो एप्लीकेशन है, आज जो डिस्प्ले पैनल होते हैं, आज घरों में जो टीवी होते हैं या जो डिस्प्ले बोर्ड होता है, एलईडी से बना होता है, किससे बना होता है, एलईडी, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी से बना होता है, ठीक है, जिसपे लाइट्स जो अलग अलग रंग के जो लाइट होते हैं, अभी जो एलईडी बने तो ओ एलईडी होता है, ओ एलईडी, ऑर्गेनिक एलईडी होता है। अब जाके बाजार में सैमसंग, सोनी, बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, उन्होंने ऐसे टीवी पैनल लाए हैं जो कि क्यू एलईडी है, क्यू एलईडी, क्वांटम एलईडी, यानी क्वांटम डॉट्स पे आधारित है। तो इसको पहली बार आविष्कार किया गया था लैब में 90 के दशक में, 90 के दशक में, क्यू एलईडी, क्वांटम डॉट्स। तो ये जो क्वांटम डॉट्स है ना, मैं क्वांटम डॉट्स के बारे में, तो ये अगला ऐसा एरिया है जो जहां पर क्वेश्चन आ सकता है, क्वांटम डॉट्स। पहला ये समझना कि क्वांटम डॉट्स होता क्या ना, क्वांटम डॉट्स है क्या। तो क्वांटम डॉट्स जो है, ये क्या है, एक तरह का सेमी कंडक्टिंग एटम्स होते हैं,
यानी कि हिंदी में गए तो इसको कहते हैं अर्धचालक। जैसे आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो अर्धचालक एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, और इसका आकार जो होता है नैनो साइज होता है। किससे जुड़ा हुआ है? नैनो साइंस से जुड़ा हुआ है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, नैनो 10⁻⁹ मीटर्स। उसके साइज के अकॉर्डिंग उसका कलर, रंग या प्रकाश, लाइट एमिट होता है। तो उसके जो साइज होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एमिट, है ना, मोनोक्रोमेटिक, यानी कि सिंगल वर्ण का, एक कलर का, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग का, एक वर्ण का, यानी कि ये एक वर्ण प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इसको लैब में बनाया गया, है ना, कि लाल, हरा, अलग अलग रंग लाइट एमिट कर सकते हैं, जैसे एलईडी लाइट होता है जो आप देख रहे हो यहाँ पर। तो इसके साइज के अकॉर्डिंग, साइज कम होने पे अलग रंग होगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ और रंग होगा, कुछ और रंग होगा, कुछ और रंग होगा। इसको 90 के दशक में बनाया गया। तो आज इसका एप्लीकेशन कहां पर है? अगर आज हम इसका अनुप्रयोग की बात करें तो क्वांटम डॉट्स का जो है, तो पहला क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, नैनो साइंस का एप्लीकेशन, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, जैसे नैनो सेंसर, आज के जो सेंसर वगैरह होता है, नैनो सेंसर्स, तो वहां उसका उपयोग है, नैनो सेंसर्स का, है ना। आजकल मिसाइल में, सैटेलाइट में कई तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहां सेंसर यूज होता है, तो वहां पर हम क्वांटम डॉट्स का उपयोग कर सकते हैं। फिर यहां पर कहा जा रहा है क्वांटम जो है एलईडी, क्यू एलईडी, ठीक है, आज बाजार में आ चुका है क्यू एलईडी। क्यू एलईडी जो है कहां पर आएगा? डिस्प्ले पैनल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आज जो हम डिस्प्ले पैनल ओएलईडी यूज कर रहे हैं, अब मार्केट में क्वांटम डॉट आधारित हो चुका है। फिर यहां पर क्या है? टीवी, टीवी पैनल, है ना। कल जाके भविष्य में हमारा लैपटॉप, मोबाइल फोन, वहां उसके जो स्क्रीन होंगे वो क्या होगा? क्यू एलईडी होगा, टच स्क्रीन, है ना, ये सारी चीजें। अभी आपको पता है फोल्डेबल, सैमसंग ने, आईफोन, सैमसंग, इन्होंने फोल्डेबल मोबाइल फोन लाया जो कि फोल्ड कर जाता है। तो ऐसे जगहों पे क्वांटम डॉट्स का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर जो है, तो ये चीज यहाँ पर आता है ना। जितने भी ऐसे लैपटॉप स्क्रीन वगैरह जो है, ये सारे चीजें अब डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। फिर सोलर पैनल, जो आज हम घरों में सोलर पैनल लगाते हैं छतों पे, है ना, या सोलर पार्क में जो सोलर पैनल लगाते हैं, जिससे हम सनलाइट को क्या कन्वर्ट करते हैं? सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं बिजली में, सोलर पावर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो भविष्य में जो सोलर पैनल होगा, आज किससे बना होता है? फोटो डायोड, क्या बोलते हैं? फोटो डायोड, जो कि फोटो सेल्स होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है। भविष्य में यही जो 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 सोलर पैनल होंगे क्वांटम डॉट से बना होगा, जो कि ज्यादा सनलाइट को ग्रहण करके, हार्नेस मोर सनलाइट, और उसको कन्वर्ट कर सकता है बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में, सोलर पावर। तो वो भविष्य होने वाला है। तो ये एक अगला जो फील्ड है, जो नैनो टेक्नोलॉजी जुड़ा हुआ है, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है, क्यू एलईडी या क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी जो है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीपीएससी परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज को जानना है, तो ये चीज जो मैं अभी बताते जा रहा हूँ, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो मैं आपके डाउट्स भी देखता जा रहा हूँ, ठीक है, जो चीजें आप अभी अटेंड कर रहे हो आप, है ना, ये लाइव क्लास में जो चल रहा है वो चीजें, और जो भी टॉपिक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको पढ़ के जाना है। ये सारे टॉपिक्स को कहीं भी करंट अफेयर्स मैगजीन में या जहां भी आप किताबें पढ़ते हो उसको पढ़ के रहना है, क्योंकि वहां उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये अगला जो करंट अफेयर्स टॉपिक है क्वांटम डॉट्स, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक देखते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, है ना। आज तो यूट्यूब लाइव सेशन है, लेकिन इससे पहले भी मैंने जो क्लास लिया है वहां पर देवर आईएएस एकेडमी के जो ऑफलाइन क्लास हुए हैं बीपीएससी परीक्षा का, तो वहां मैंने डिस्कस किया है। तो कई सारे जो क्लासेस हैं जो ऑफलाइन जो हो रहे हैं, है ना, वहां पर, तो वहां पर कई चीजों टॉपिक पे मैंने चर्चा किया है।
तो जिसमें मैंने मंगलयान, है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और अब मंगलयान 2 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्लास में, जो क्लास के बच्चे हैं देवर IAS एकेडमी के दिया के बच्चे हैं उनको मैं क्लास में बता चुका हूँ। तो मंगलयान के बारे में फिर ये मैंने बताया था चंद्रयान गगनयान मिशन, 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं, ये मैंने क्लास में बताया था 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके नाम याद करके जाना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन BPSC परीक्षा में इनके नाम पे आ सकता है। मानव मिशन है ना, जो मानव मिशन है वो हम करने जा रहे हैं। तो मंगलयान जो मिशन है ये हमारा पहला था जो अंतर्ग्रही मिशन था, है ना, अर्थ एंड द मार्स, और भारत पहला राष्ट्र है विश्व का जो सफलतापूर्वक ऑर्बिटर को मार्स प्लैनेट तक पहुंचेगा। और फिर हमारे जो अभी जो ऐसे प्रोग्राम में जो है, अब जो भविष्य में हम करने जा रहे हैं, जो हमेशा न्यूज में है, गगनयान मिशन है। तो यहाँ क्या होगा, क्रू मॉड्यूल होगा, जो आप देख रहे हो ये मॉड्यूल है, क्रू मॉड्यूल है, जिसके भीतर, है ना, भारतीय अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स होंगे, अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, ठीक है, इसमें जो बनाया गया है। और इनको जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते वैसे ही क्रू मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा और फिर उसको पृथ्वी पर सब सुरक्षित उतारा जाएगा, है ना, ये चीज है। और 2025 का प्लान चल रहा है गगनयान मिशन के लिए। तो ये 4 जो इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेन पायलट्स हैं, जो आप तस्वीर आप देख रहे हो आप, है ना, इनके सेल यहाँ पर जो है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको, है ना, एस्ट्रोनॉट विंग दिया गया। तो इनके नाम है ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, है ना, फिर यहाँ पर नायर है प्रकाश बालाकृष्ण नायर, फिर यहाँ ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये अंगद प्रताप है, ठीक है, यह नाम गलत है, अंगद प्रताप। यहाँ पर हो गया ये अजित कृष्णन और विंग कमांडर सुभाष शुक्ला, है ना, यहाँ पर ये चीज है। तो यहाँ पर जो ग्रुप कैप्टन जो है ना, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो ग्रुप कैप्टन जो है सबसे जो सीनियर मोस्ट में अंगद प्रताप जी का नाम आता है ना, तो ये यूपी के रहने वाले हैं, तो ये नाम आपको याद करके जाना है, ठीक है, इनके नाम आपको याद करके जाना है। और जो यंग में देखा जाए तो वो भी यूपी का है, सुभाष शुक्ला, जो आपको मैंने बताया था क्लास में कि इनकी ट्रेनिंग अभी नासा में हो रही है और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे जहां सुनीता विलियम्स है, तो वहां पर जी। तो यहाँ जो है, तो ये हो गया अंगद प्रताप, और फिर है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर, ये केरला के हैं। फिर ग्रुप कैप्टन यहाँ पर है अजित कृष्णन, ये तमिलनाडु के हैं, है ना, ये तमिलनाडु के हैं। और यूपी का मैंने बताया जिसकी अभी नासा में ट्रेनिंग चल रही है और अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी जाएंगे जो ट्रेनिंग के लिए, तो वो है विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला। तो BPSC परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, इनके नाम याद रखना गगनयान मिशन के लिए, तो ये चीज वहां पर है। तो फिर इसका जो अगला जो नेक्स्ट है, गगनयान मिशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाफ रोबोट, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योम मित्रा, उसको भेजा जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये व्योम मित्रा है, ये भी AI बेस्ड है ना, ये हाफ ह्यूमनॉइड है, रोबोट है ये, जो कि गगनयान मिशन के लिए है ना, जो मानव जो एस्ट्रोनॉट के साथ में कंपनी करने के लिए। व्योम मित्र हाफ मतलब केवल उसका ऊपरी भाग है, नीचे भाग नहीं। तो ये असिस्ट करेगी सारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इंडिया के व्योम मित्रा के तौर, और इसको हो सकता है पहले भेज के लाया जाए, है ना, टेस्टिंग किया जाए, परीक्षण किया जाए। तो हाँ, व्योम मित्रा का नाम याद रखना है। ये AI बेस्ड है, जो कि इसरो ISRO, इसरो के द्वारा, हमारे भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है उनके, जिनके द्वारा मंगलयान किया गया, चंद्रयान मिशन किए गए, आदित्य मिशन हुआ है ना, अब गगनयान की तैयारी चल रही है। तो गगनयान BPSC परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़े हुए सवाल पूछा जाएगा, तो उसको प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पर ये चीज है। अगला जो यहाँ पर है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, चंद्रयान मिशन को, चंद्रयान जो तीनों मिशन है, अब हम चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 1 केवल ऑर्बिटर था, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर था, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर, लेकिन हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, कहां पर, साउथ पोल ऑफ द मून में। तो उस जगह का नाम तिरंगा रखा गया है जहां पर हमारी फील्ड लैंडिंग हुआ। और चंद्रयान 3 पिछले वर्ष 2023 में जो हमने सफलतापूर्वक हमने क्या किया, लैंडिंग किया,
विक्रम लैंडर के अंदर प्रज्ञा रोवर, और प्रज्ञा रोवर को बाहर रखे वो काम दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के, तो वो वहां पर उस जगह का जहां पर लैंडिंग हुआ है, सॉफ्ट लैंडिंग, उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 1, 2, 3 ये भारत का चंद्रमा, पृथ्वी के चंद्रमा मिशन में इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान 1 को, ये मैंने क्लास में बताया था, इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 22, 2008 में। पीएसएलवी रॉकेट से हम लॉन्च मैंने किया था, पीएसएलवी C11, ठीक है, आप ये देख सकते हो पीएसएलवी C11, इसके द्वारा हमने लॉन्च किया था। फिर हमने चंद्रयान 2 है ना, जहां पर हमने जीएसएलवी मार्क 3 या LBM-3, जिसका हम उपयोग गगनयान मिशन में भी करेंगे। तो LBM-3 गगन जो है वहां उसका यूज किया गया। तो चंद्रयान 2 2019 में है ना, 2008 के बाद 2019 में 22 जुलाई को किया गया, तो क्रैश लैंडेड वहां हुआ। चंद्रयान 3 जो है जुलाई 14, 2023 में लॉन्च किया गया, लेकिन 23 अगस्त 2023 में सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ। इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय स्पेस डे, अंतरिक्ष दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, जिस दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ शिव शक्ति स्थल पे। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाया जा रहा है। तो ये चीज है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों को यहाँ पर, है ना। और फिर PSLV C57 रॉकेट से आदित्य मिशन, आदित्य L1 मिशन। और कल जो मैंने ऑफलाइन क्लास जो है मैंने लिया था, उसमें जो मैंने क्लास कवर किया था, मैंने बताया भी था कि नासा के मिशन पार्कर प्रोब है, सोहो मिशन है, जो सोहो हमारे आदित्य L1 जैसा ही है, जो कि लैग्रांज पॉइंट 1 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी के वहाँ हेलो ऑर्बिट में सूर्य का कोरोना का अध्ययन करना, है ना, सोलर फ्लेयर का अध्ययन करना, ये सारी चीजें। तो हमने किससे लॉन्च किया था? PSLV C57 रॉकेट से, आदित्य स्पेसक्राफ्ट को हमने किया था, ठीक है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 2023 में सितंबर 2, 2023 में इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा, आपको पता है, जहां से हम लॉन्च करते हैं अपने सारे रॉकेट को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, PSLV का है, जो आपको पता है 4 चरण रॉकेट, सॉलिड लिक्विड, ठोस द्रव, ठोस तरल द्रव, और इसके 6 बूस्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है। और यहाँ पर जो है इसका जो सैटेलाइट है, इसमें 7 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है सूर्य के अध्ययन के लिए, है ना, सोलर स्टडी के लिए वो रखा गया, जो आप देख, और L1 पॉइंट पे रखा गया 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, और ये हेलो ऑर्बिट घूम रहा है और सूर्य का अध्ययन कर रहा है। ये बात मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज ये फोटोग्राफ के साथ में यहाँ पर है। अब यहाँ आता है यहाँ पर डिफेंस का, मैंने बताया था कि मैं डिफेंस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। अग्नि मिसाइल, है ना, अग्नि काफी न्यूज में होता है, डिफेंस टॉपिक अगर देखा जाए तो अग्नि मिसाइल काफी न्यूज में। तो भारत के जो भी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उस पर बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। और जब हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि कैसा मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। दो प्रमुख तरह के मिसाइल्स होते हैं जो आप क्लास में पढ़ चुके हो, जहां भी आपने तैयारी किया है, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई किया है, जो भी आपके साइंस के टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपको बताया होगा कि मिसाइल कई तरह के होते हैं, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। उसमें 2 प्रमुख उसका वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? वो वायुमंडल बाहर जाता है फिर वापस लौटता है, जैसे पैराबोला होता है। और क्रूज मिसाइल क्या होता है? वायुमंडल भीतर ही सतह से एक दूरी बनाते हुए सीधा जाता है टारगेट में, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल। जैसे अग्नि जो है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन अगर हम ब्रह्मोस की बात करें, भारत और रूस, है ना, दोनों का जॉइंट्स जो करके बनाया गया जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो हम हाइपरसोनिक कर रहे हैं। 5 मैक और उससे ज्यादा गति जो है उसको कर रहे हैं। 1 मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की रफ्तार, जो कि औसत 320 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जब 5 मैक से कम होता है तो सुपरसोनिक कहा जाता है, और 5 मैक और से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक कहते हैं। तो ब्रह्मोस को बनाया गया सुपरसोनिक पहले, अब ब्रह्मोस को हम एडवांस वर्जन क्या कर रहे हैं? हाइपरसोनिक कर रहे हैं। लेकिन जब अग्नि की बात आती है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 जो अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप जा सकता है ना। तो वहां 5000 किलोमीटर की दूरी तक, लंबी दूरी तक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। अग्नि 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर की दूरी है, रेंज कहते हैं वहां पर। अग्नि 2 1500 से 2000 किलोमीटर दूरी, अग्नि 1 700 से 800 किलोमीटर दूरी। तो ये जितने तथ्य है, फैक्ट्स हैं, वो आपको याद करके जाना, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन रहेगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पे कई तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और जो मिसाइल जो चर्चा में रहता है, न्यूज में रहता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो मैं इस पे एक मेरे पास पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है, जहां मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये बैलिस्टिक मिसाइल, पैराबोलिक बोलते हैं ना, ये बैलिस्टिक बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का पथ होता है, रास्ता होता है, और क्रूज मिसाइल ऐसे जाता है, सीधा जाता है। तो अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि मिसाइल जो है, तो अग्नि मिसाइल क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, पृथ्वी, ये सब बैलिस्टिक में आता है। और जो क्रूज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस का नाम आता है। और एक और डीआरडीओ ने, किसने बनाया? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया निर्भय मिसाइल। सब सोनिक 1000 किलोमीटर का रेंज है ना इसका, ये क्रूज मिसाइल में आता है। अग्नि और पृथ्वी सीरीज जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स में आता है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। अब मैं आगे आता हूं, इसका जो लिस्ट है ये चीज है, अगर आप देखो ये लिस्ट है, तो आपको ये लिस्ट को पढ़ के जाना है बीपीएससी परीक्षा से पहले, इसको याद करके जाना है। क्या क्या चीजें यहां पर है, जैसे कि सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह तक, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल। अब यहाँ शॉर्ट रेंज है, मतलब कम दूरी की, तो यहाँ पर पृथ्वी 1 150 किलोमीटर, पृथ्वी 2 250 किलोमीटर, पृथ्वी 3 350 किलोमीटर। कितना वो है ना हथियार ले जा सकता है, पारंपरिक हथियार हो सकते हैं, कन्वेंशनल वॉरहेड, या उसमें न्यूक्लियर भी, नाभिकीय भी हो सकता है, आयुध बोलते हैं, है ना, उसको ले आया, हिंदी में आयुध कहा जाता है, वेपन्स वगैरह जो है। तो यहाँ पर धनुष जो है नेवी के लिए यूज हो रहा है, पृथ्वी का ही नेवल वर्जन है धनुष। अग्निवन 700 किलोमीटर, शौर्य 700 किलोमीटर का है, और एक है प्रहार 150 किलोमीटर, पृथ्वी एक की तरह है। फिर अगर इंटरमीडिएट अंतर मध्यम दूरी की बात करें तो अग्नि 2 आता है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर। और हम लंबी दूरी की बात करें आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो अग्नि 5 का नाम आता है 5000 किलोमीटर। और अब डीआरडीओ अग्नि 6 बना रहा है, अग्नि 6 जो है अभी डेवलपमेंट 6000 किलोमीटर का है। और एक और परियोजना अभी चल रहा है सूर्या, एक है शौर्य 700 किलोमीटर, एक है सूर्या, सूर्य वो 10,000 किलोमीटर की दूरी तक होगा, वही भी इन अंडर डेवलपमेंट फेज है। सबमरीन है ना, कई तरह के सबमरीन हमारे देश में, पनडुब्बी है जो कि पानी के नीचे रहता है, समुद्र नीचे, और उनमें भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। उसमें 2 मिसाइल का नाम आता है के-15 सागरिका, 750 किलोमीटर की दूरी है, और के-4 जो है 3000 किलोमीटर की दूरी है, जो हम आज आईएनएस अरिहंत, अभी भारत का जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन में अरिहंत का नाम आता है। और अभी हाल ही में एक और न्यूक्लियर सबमरीन न्यूज में अरिघात, इसमें ये 2 मिसाइल का उपयोग होता है जिसमें न्यूक्लियर वेपन ले जाने की क्षमता होती है। ठीक है, फिर क्रूज मिसाइल की बात करें तो सब सोनिक में निर्भय आता है, 750 से 1000 किलोमीटर की दूरी है, 1 मैक से कम स्पीड है। लेकिन अगर सुपरसोनिक की बात करें तो ब्रह्मोस है 290 किलोमीटर सुपरसोनिक, और अब हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सेकेंड वर्जन को डेवलप किया जा रहा है, हाइपरसोनिक 5 मैक और उससे ज्यादा। 1 मैक क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि के जो रफ्तार से ज्यादा। फिर एयर टू एयर मिसाइल की बात करें, है ना, हवा से हवा, यानी कि जो लड़ाकू विमान में होते हैं या कई बार हेलीकॉप्टर में भी मिसाइल होते हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो अस्त्रा नाम है, अस्त्रा 80 से 110 किलोमीटर की दूरी में लड़ाकू विमान, जैसे तेजस, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, या मिराज या मिग, वहां पर ये अस्त्र मिसाइल हो सकता है जो कि हवा से हवा चल सकता है, मार कर सकता है। फिर यहाँ पर है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से वायु में मार करने, सैम सरफेस टू एयर मिसाइल, तो वहां पर नाम आता त्रिशूल 9 किलोमीटर, लेकिन अब हमने इसको रिटायर कर दिया है। आकाश, आकाश इंपॉर्टेंट है, आकाश के सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी हवा में हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो यह 30 किलोमीटर का रेंज है। फिर मैत्री 15 किलोमीटर का, बराक, बराक इंपॉर्टेंट है, ये नेवी के लिए 70 किलोमीटर का है। पहले त्रिशूल को बनाया गया था नेवी के लिए, लेकिन त्रिशूल को हमने रिटायर कर दिया। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो डीआरडीओ के द्वारा एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था 1983 में, आईजीएमपी कार्यक्रम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत 5 तरह के मिसाइल बनाए गए, पृथ्वी, अग्नि, नाग, नाग कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल, फायर एंड फॉरगेट 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, जो कि भारी भरकम टैंक को नष्ट कर सकता है, नाग मिसाइल। उसी का एयर वर्जन है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग, हेलिना, एक हेलीकॉप्टर है ध्रुव, HAL ने बनाया,
वहां पर नाग मिसाइल होता है, हेलिना नाम है, जो कि हवा से सतह पे टैंक को खत्म कर सकता है, हेलिना बोलते हैं, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। तो पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल नेवी के लिए बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल, लेकिन अब हमने रिटायर कर दिया है उस कार्यक्रम के अंतर्गत। और एक है जो आज यूज हो रहा है, आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल, 30 किलोमीटर की दूरी तक में हवा में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकता है, तो आकाश है ना। तो ये 1983 का कार्यक्रम जो था आईजीएमपी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम बनाया गया था। तो आज भारत में कई तरह के मिसाइल बनाए गए डीआरडीओ के द्वारा, तो वहां पर ये चीज है। फिर एंटी टैंक मिसाइल नाग 7 किलोमीटर की दूरी पे, हेलिना जो हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है 7 किलोमीटर दूरी। फिर यह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एबीएम कहते हैं। जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा, अभी जो ईरान और पैलेस्टीन का जो झगड़ा, जो लड़ाई चल रहा है, और इजराइल और पैलेस्टीन का लड़ाई चल रहा है, और जो इजराइल और ईरान का जो है, हमास और हिजबुल्लाह, ये लेबनान, ये सब जो चल रहा है, तो इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है। क्या है उसके पास? आयरन डोम। तो कोई भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमेरिका के पास है थार्ड मिसाइल, ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा गया, थार्ड मिसाइल, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। रूस के पास है S-200, S-300, S-400, अब S-500, 400 किलोमीटर दूरी तक S-400 कोई भी आते हुए मिसाइल या को इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से। भारत ने रूस से S-400 खरीदा है। हमने क्या खरीदा है? S-400। तो वैसे ही भारत भी अपना खुद का, है ना, स्वदेशी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है। तो उसके जो नाम है, ये चीज है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, 2000 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल, और 50 से 80 किलोमीटर दूरी पे जा सकता है, ऊंचाई पे, 2000 किलोमीटर रेंज में कोई भी दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है। फिर यहाँ पर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, ये 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, और 150 से 200 किलोमीटर की, है ना, जो दूरी है, और 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पे कोई भी दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है, एयर डिफेंस मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल। और पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, पीएडी मिसाइल, है ना, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे और 2000 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी दुश्मन के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकता है। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल बनाया जा रहा है, जो कि 120 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई पे कोई भी तरह के दुश्मन के मिसाइल या रॉकेट को खत्म कर सकता है। जो आपको पता है, वो ऐसा मिसाइल है जो कि सैटेलाइट को भी खत्म कर सकता है। ए साइड जो बोलते हैं ना, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, उसका परीक्षण किया गया, शक्ति, मिशन शक्ति, ए सैट, एंटी सैटेलाइट वेपन भारत बना चुका है। चीन, रूस, यूएस, इंडिया के पास भी है। तो वो एक तरह का सिस्टम या मिसाइल है जो कि सैटेलाइट तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ इस फ्लो चार्ट में जो इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है वो दिए हुए हैं, जो मैंने बताया था पिछली बार कि मैं ये क्लास में डिस्कस करूंगा, और सारा फैक्ट्स है, सारा आपको रट के जाना, याद करके जाना। उसकी दूरी कितनी है, कितनी ऊंचाई है, कितनी उसकी गति है, किस तरह का मारक क्षमता है, कहाँ हम उसको उपयोग कर रहे हैं, किस जगह पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो आज के करंट अफेयर सेशन में दिया का जो मैंने लिया है, अब मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा, मैं एंड करूंगा। और जो भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप दिया के यहाँ पर जो है, दिया के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बीपीएससी का बैच चल रहा है, ये कांटेक्ट नंबर है। आपको कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज कांटेक्ट दिस नंबर, है ना। तो आप बीपीएससी परीक्षा के अगर तैयारी करें तो इसके संदर्भ में 5 टेस्ट हम लोग फ्री दे रहे हैं, और इनके जो क्लासेस हैं आपको इसके क्लासेस मिल सकता है। यू कैन गेट एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्ड क्लास भी है, बाइलिंगुअल मोड में पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैंने ये सेशन मैंने बाइलिंगुअल लिया है, पिछले बार भी बाइलिंगुअल मैंने लिया है, और साथ साथ में इसमें जो लाइव सेशन भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि अब डेट टल चुका है, तो दोज हु आर राइट नाउ वाचिंग दिस, तो यू कैन इनरोल फॉर इट। जो लोग बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा, यू वुड हैव लाइक दिस सेशन। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें जितना ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, है ना, सभी की तैयारी पे मदद मिलेगी। ठीक है,
और सब्सक्राइब करें, केवल अब वॉच करके नहीं चले जाएं, है ना, प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप दिया चैनल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वी विल स्टॉप हियर, हम लोग यहाँ स्टॉप करेंगे और अगला सेशन के लिए आपको जानकारी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, है ना, टेक केयर, और हम लोग फिर जल्द इंटरेक्ट करेंगे। कोई भी क्वेरी हो प्लीज गेट बैक टू दिया देवर IAS अकेडमी। ऑलराइट, सभी को अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते जाइए, एग्जाम सिंपल है, आराम से निकल सकता है, राइट। टारगेट BPSC तैयारी जीत की, राइट, करते जाना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।